बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10 आप लोगों को होम असाइनमेंट में दी। आई होप कि वो आप लोगों ने सॉल्व कर ली होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 IAS 8 से रेलिवेंट। अब यहाँ पर इसकी अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स में है प्रोड्यूस एंड extract showing the movement in retained earnings as would appear in statement of changes in equity। statement of changes in equity हम लोगों ने बना के देनी है, लेकिन उसमें से सिर्फ हम लोगों ने ना उसे retained earning का पोर्शन बना के देना है। for the year ending 31st December 2015 including comparative amounts। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताना, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट और उसमें रिटेन अर्निंग का पोर्शन 2015 एंड 2014 के लिए। अब यहाँ पे अगर देखें, आपको बता रहा है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर कार असेंबल। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2014। अब बेसिकली ये मेरे कंपैरेटिव ईयर्स की ओपनिंग बन जाएंगी। ये मेरे पास 31 दिसंबर 2014 के बैलेंसेस हैं, तो मेरा कंपैरेटिव ईयर 2014 एंड 2015 के क्लोजिंग है हमारे पास। डिस्क्लोज दैट द प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग्स वर रुपीज 21 मिलियन एंड रुपीज 89 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर देखें बेटा, हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग का पोर्शन बना के देना है वो 31 दिसंबर 2015 के लिए बना के देना है। साथ में हमसे ये कहा गया है कि भाई आपने कंपैरेटिव वैल्यूज भी बतानी है, तो उसके लिए मैंने 2014 का डाटा भी बताना है। फिर उसने मुझे 2014 के लिए प्रॉफिट्स और उनकी रिटेन अर्निंग की वैल्यूज उसने खुद बता दी। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि 21 का प्रॉफिट हुआ, 89 की हमारे पास रिटेन अर्निंग्स हैं। अब अगर ये रिटेन अर्निंग 31 दिसंबर 2014 को है, तो 1 जनवरी 2014 को कितनी रिटेन अर्निंग्स हुई होंगी? 89 माइनस 21, ये मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स थी। अगर किसी किस्म का डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं है तो जो प्रॉफिट आपने ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड किया होगा तो आपके पास 89 का बैलेंस आ गया होगा। अब अगर उस 89 में से वो प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और आपके पास ओपनिंग बैलेंस बनता है 68। ऑलराइट, तो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 68। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास द ड्रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शो a profit of rupees 15 million. However, following adjustments are required to be made. अब ये हमारे पास ड्रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर शो अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 मिलियन। अब देखिए 2014 का प्रॉफिट तो उसने मुझे अलग से 21 मिलियन बता दिया, तो ये 15 मिलियन प्रॉफिट हमारे पास 2015 के लिए होगा। ऑलराइट, क्लियर है ये बात। फिर देखें क्या एडजस्टमेंट्स हैं। सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम 5.2 weighted average the value of inventory under each method is as follows। तो बेटा इसकी वजह से इन्वेंट्री में या तो आपने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया होगा या आपने इन्वेंट्री को अंडरस्टेट किया, बस उस इंपैक्ट को आपने देखना था कि इस चेंजेस की वजह से इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है तो कितनी अमाउंट से है, अंडरस्टेटेड है तो कितनी अमाउंट से है। जब आप ये इफेक्ट देख लेते उसके बाद आपने देखना था कि इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी इन्वेंट्री में चेंजेस का प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली इन्वेंट्री में चेंज कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज लेकर आता है, और कॉस्ट ऑफ सेल में चेंज हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारी रिटेन अर्निंग चेंज हो जाती है। तो हमने इस इफेक्ट को देखना था यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई 2014 में द कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज 100 मिलियन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज रिकॉर्डेड एट रुपीज 25 मिलियन इंस्टेड ऑफ रुपीज, मतलब हमने अपने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट कर दिया बाय रुपीज 15 मिलियन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
15 मिलियन ऐड कर देंगे। इसके अलावा दिस एरर वाज डिस्कवर्ड आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। द एरर इज कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। अब इस इफेक्ट को हम लोगों ने जाकर चेक करना है। भाई सबसे पहले आप लोगों ने देखना है अपने पास इन्वेंट्रीज में चेंज कि इन्वेंट्री में क्या चेंज आया, इन्वेंट्री ओवरस्टेट है या अंडरस्टेट है। अब चेंज देखने के बाद आप इसके इफेक्ट को देखें कि भाई अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है, राइट। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ऑलराइट। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हो गई तो मतलब प्रॉफिट की वैल्यू इंक्रीज। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में इसको लेकर आऊं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ऑलराइट। आपने सिर्फ यही बात आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी इन्वेंट्री और प्रॉफिट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। वही रिलेशनशिप हमारी रिटेन अर्निंग के दरमियान है। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्रीज हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज हमारे प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर देगा। और फिर फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग है, अगर मैंने क्लोजिंग में मिस्टेक कर दी, एरर कर दिया, तो उसका इंपैक्ट अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पे भी जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए तो आपने क्लोजिंग सिर्फ देखनी थी, लेकिन सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए आपने ओपनिंग भी देखनी थी और क्लोजिंग भी देखनी थी, ऑलराइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट को डिक्रीज कर दो, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाए तो प्रॉफिट को इंक्रीज। आपने सिर्फ इतना याद रख लिया ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बस इसका उलट ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ है। और आपने सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है, ऑलराइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट इनवर्स रिलेशनशिप। एनी क्वेश्चन? ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? अब आप लोगों ने सिर्फ इस इफेक्ट को देखना था। अब यहां पर देखिए हम लोग FIFO मेथड यूज कर रहे थे, जबकि अब हमने यूज करना है FIFO मेथड के मुताबिक फॉर द ईयर 2013 मैंने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रखा 37 का। अब मैंने इसके मुताबिक अपनी सारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर दी, जबकि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 1.5 से अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट कर दिया है। ओवरस्टेट कर दिया है तो अब मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को डिक्रीज कर दूंगा। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा, अब यही चीज पहले आपने इन सबको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखना है। ये जितनी वर्किंग हम लोग कर रहे हैं ये क्लोजिंग से रेलिवेंट है। 2013 में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करना था, इसका ओपनिंग नहीं बताया गया, या 2013 हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस होगा, या उससे पहले हम लोगों ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जो मेथड है वो बिल्कुल सही चल रहा था उससे पहले, ये 2013 में हम लोग चेंज लेकर आए। अच्छा, अब यहां पे देखें, नेक्स्ट ईयर की बात करूं, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए 44.5। न्यू मेथड के मुताबिक मैंने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, अंडरस्टेट नहीं किया हुआ अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो कितने से इंक्रीज कर दूं, 2.2 से अपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर दूंगा, ऑलराइट। नेक्स्ट देखें, 54.4 होना चाहिए, मैंने 58.4 रखा हुआ है,
तो मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवरस्टेट किया हुआ है कितनी अमाउंट से, तो अब क्या करूं, 4 से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर, जो चेंज मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में लेकर आया वही चेंज प्रॉफिट पे चला जाएगा। कि 2013 का प्रॉफिट 1.5 से डिक्रीज कर दूं, राइट, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 2014 का प्रॉफिट 2.2 से इंक्रीज कर दूं और 2015 का प्रॉफिट 4 से डिक्रीज कर, ऑलराइट। सिर्फ ये नहीं करना था। अब अक्सर बच्चों ने ना सिर्फ ऐसे ही किया था, भाई 2013 का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग भी तो बना होगा, तो अगर मैंने यहां पर अपने पास, अब इसको ये सोचे, ओपनिंग 35.5 होना चाहिए था, मैंने क्या रखा हुआ है 37, तो ऐसा नहीं है जैसे ओपनिंग को भी मैंने ओवरस्टेट किया हुआ है, ओपनिंग को मैंने ओवरस्टेट किया हुआ है, तो क्या करेंगे ओपनिंग, अब ओपनिंग जब लिखना हो 2014 में जाके लिखना, 2014 का ओपनिंग है ना, लेकिन जो ओपनिंग मिलेगा कहां से, 2013 से, तो यही 1.5 का इफेक्ट यहां पर भी आ जाएगा कि भाई ओपनिंग को डिक्रीज कर दो। अच्छा, ओपनिंग का डिक्रीज करना बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। ओपनिंग इन्वेंट्री में डिक्रीज प्रॉफिट को, तो जब प्रॉफिट को रीस्टेट करने लगूंगा तो मैं इसको जाकर ऐड कर लूंगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये बात क्लियर? जब प्रॉफिट को रीस्टेट करने लगूंगा तो मैं 1.5 को जाकर उस प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, ऑलराइट। अच्छा, फिर से देखें यहां पर नेक्स्ट 2014 का क्लोजिंग बैलेंस 2.2 से अंडरस्टेट था, तो 2015 का ओपनिंग भी तो अंडरस्टेट होगा, ऐसे ही है ना, तो 2.2 यहां पर आ जाएगा। अंडरस्टेट है, मैंने क्लोजिंग बैलेंस को 2.2 से इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, ऑलराइट। ओपनिंग में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर आप लोग देखें 2013, 14 एंड 15, 2013 में ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर क्या चेंज आ रहा है, 1.5 से डिक्रीज कर देंगे, राइट। 2014 में देखें तो 3.7 से इंक्रीज कर देंगे, और 2015 को देखें तो 6.2 से डिक्रीज कर देंगे। ये हर साल के प्रॉफिट्स के ऊपर चेंज आएगा, तो हर साल की रिटेन अर्निंग्स पे क्या चेंज आएगा, 2013 की रिटेन अर्निंग। अब लेना है आप लोगों ने क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये इफेक्ट आता है प्रॉफिट्स के ऊपर, अब लेने लगे हैं इफेक्ट रिटेन अर्निंग्स के ऊपर। अब यहां की रिटेन अर्निंग, अच्छा ये हमने डील कर दिया, इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को भी डील कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमने ओवरस्टेट की हुई थी, कितनी अमाउंट से, 15 से, कौन से ईयर में, 2014 में, तो 2014 का प्रॉफिट ड्यू टू एक्सेस डेप्रिसिएशन अंडरस्टेटेड है, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडरस्टेट है। अब क्या करूं उसको, 15 ऐड कर दूंगा इसमें, ऑलराइट, क्लियर है। अब देखें रिटेन अर्निंग के ऊपर इफेक्ट, 1.5 डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर अगर इफेक्ट देखें तो 18.7 प्रॉफिट में टोटल इंक्रीज 18.7, लेकिन 1.5 का डिक्रीज पहले से भी आया, तो रिटेन अर्निंग पे क्या फर्क चला जाएगा, 18.7 माइनस 1.5, 17.2। अब 17.2 ये आगे जाएगा माइनस 6.2, ये रिटेन अर्निंग्स में फर्क आएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब यहां पर देखें भाई, मुझे रिटेन अर्निंग्स का सिर्फ ये वाला बैलेंस बताया गया, और ये बैलेंस कब है,
31 दिसंबर 2000, तो 1 जनवरी 2014 को क्या बैलेंस होगा? 89 माइनस 21, 68 ओपनिंग बैलेंस होगा। ये बात क्लियर है? 1 जनवरी 2014 पे, मतलब 31 दिसंबर 2013 पे, ऐसा ही है ना? तो यहां पर हमने कहा कि इसका जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 68। अब 68 को पहले रीस्टेट करो, क्या कि 2013 का इफेक्ट क्या था प्रॉफिट्स में और रिटेन अर्निंग्स में? 1.5 का डिक्रीज। तो इस डिक्रीज के बाद ये रिटेन अर्निंग हमारे पास कितनी बन जाएंगी? 66.5। ये क्लियर? यही रिटेन अर्निंग्स आगे मूव करेंगी, 66.5, यही रिटेन अर्निंग्स आगे मूव करेंगी। अब बात सुनिएगा, मुझे 2014 का प्रॉफिट मिल गया 21 मिलियन। 21 मिलियन में एडजस्टमेंट करनी है 15 प्लस 3.7, तो टोटल एडजस्टमेंट प्रॉफिट में कितने की हो रही है? 18.7 की प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो रही है। या तो वो 18.7 ही आप यहां पर आके लिख दो, या यही 66.5, इसमें आप लोगों ने, अब यहाँ पे प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं है हमारे पास, तो आप अपनी इस प्रॉफिट को भी रीस्टेट करोगे पहले। ये 21 वाला अगर प्रॉफिट रीस्टेट करें 2014 में, ये रिटेन अर्निंग के ऊपर इफेक्ट था, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। प्रॉफिट इसका कितना आ रहा है? 21 में हम लोगों ने क्या चेंज लेकर आना था? 18.7, ये हम लोगों ने चेंज लेकर आना था। अच्छा, अब देखें ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी? 39.7। अब नेक्स्ट ईयर, ये 2014 का प्रॉफिट था, 2015 का आपका प्रॉफिट कितना है? 15 मिलियन। 15 मिलियन में देखें हम लोगों ने 6.2 लेस कर देना है, तो इसका रीस्टेटेड प्रॉफिट क्या आ जाना है? 8.8। अब रिटेन अर्निंग 66.5, इसमें से प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करो, 66.5 प्लस 39.7, 106.2, और इसमें ऐड कर दो 8.2, 8.8, 10115, ये रिटेन अर्निंग्स। अब यहां पे इसका जरा सॉल्यूशन देखें। 68, ये बात क्लियर है? 89 माइनस 21, जो उसने बैलेंस दिए थे उसमें से प्रॉफिट लेस किया, तो ये 68 आ गया। उसके बाद कहते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये जो हम लोगों ने कॉस्ट फार्मूला चेंज किया, तो अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका जो इफेक्ट आता रहता है हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जिस दिन से ये चेंज आया वहां से आगे लेके चलने हम लोगों ने। तो 2013 से चेंज आया था, तो उसका फर्स्ट ईयर का इफेक्ट देखो कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिक्रीज आ रहा था, तो हम लोगों ने जाके रिटेन अर्निंग को डिक्रीज कर दिया। 2014 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, मतलब 2013 का रीस्टेटेड रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऑलराइट, अब इसमें हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को आके ऐड किया। अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा? 21 गिवन था, 21 प्रॉफिट गिवन था, उसके बाद 3.7, ये देखो ये 3.7 एंड 15, ये 15, 25 माइनस 10, ये आया, तो टोटल कितना हम लोग इंक्रीज लेके आए? 18.7 का, तो ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ये आ गया रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग 2014 का। 15 का ये ओपनिंग बना, तो 15 का प्रॉफिट इसमें शामिल करो, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास जो करेक्ट प्रॉफिट है वो, उसने हमें प्रॉफिट बताया था 15 का, लेकिन 2015 के प्रॉफिट में बेसिकली डिक्रीज आ रहा था कितनी अमाउंट का? 6.2 का। वो जैसे ही डिक्रीज किया तो इसका रीस्टेटेड प्रॉफिट हमारे पास क्या बन गया? 8.8, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ गया? 115। और ये इन्होंने यहाँ पे वर्किंग करके दे दी। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ चुकी है। ऑलराइट, तो अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से लेके चलें, उसके सारे इफेक्ट्स को देखें, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं।
अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 को अगर देखें, थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस इन इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी अब आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो आप लोग डिविडेंड वगैरह पे किया करते थे। आपको पता है डिविडेंड की वजह से आपकी रिटेन अर्निंग मुतासिर हो रही होती है। पहले तो आपको बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे डिविडेंड एक एग्जांपल में उसने बता दिया, तो आप लोगों ने उसको एडजस्ट किया। खुद से भी बता सकते हैं डिविडेंड इतना है, लेकिन कुछ इंटरिम डिविडेंड होता है, कुछ फाइनल डिविडेंड वगैरह होता है, तो उसकी वर्किंग उसने हमें करके दे दी कि हम लोगों ने डिविडेंड की कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से की हुई है। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 12 में क्या कहता है, प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट। प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट मतलब डिस्क्लोजर। हम लोगों ने डिस्क्लोजर बताना है इसको, बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने जाके पढ़ा था। टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। उसके रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करें और सोल्यूशन हमेशा उसके मुताबिक दें। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो हम उसे बता देंगे, लेकिन साथ में अगर आप लोग देखें, कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर नोट, तो ये देखें ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से बिल्कुल पहले। इसकी एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ये सॉल्व की थी, ये वाली, और ये था करेक्शन ऑफ एरर डिस्क्लोजर नोट। इसमें हमने क्या बताना था कि भाई एरर की क्या टाइप है हमारे पास, नेचर एंड एक्सटेंट। उसके बाद हम लोगों ने उसे बताना था ईच प्रियोर पीरियड प्रेजेंटेड, मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स में क्या इफेक्ट आया, रिटेन अर्निंग में क्या इफेक्ट आया, कहाँ कहाँ चेंजेस आ रही हैं, और इसकी वजह से ईपीएस में क्या चेंज आया, ये बताना है। फिर हमने उसे बताना था कि करेक्शन की अमाउंट कितनी हुई है। फिर हमने उसे बताना था कि अगर किसी किस्म की कोई इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है तो वो सिचुएशन क्या है और कहां से ये हमारे लिए प्रैक्टिकेबल बन रहा है। ये चार चीजें करेक्शन ऑफ एरर से रेलिवेंट हम लोगों ने उसे बतानी थी। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग सॉल्व कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 12। अब एग्जाम्पल नंबर 12 में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास कैश डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अब ये दोनों बातें आपको उस टाइम पर समझ आती हैं जब आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तब जाके ये बातें आप लोगों को समझ आती हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बजाहिर उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है IAS 8 में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को शामिल कर दिया है। अब अगर यहां पर वो आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है आपके एग्जाम्स में, उसको अलग से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे आइडिया हो जाएगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है या नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक लम्हे के लिए स्किप करते हैं एक लेक्चर के लिए, और हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13 में prepare the following extract from ZIA's financial statement for the year ended 31st December 2020 in accordance with correction of error note retained earnings columns as would appear in the same requirements हैं जो previous question की ही थी। सिर्फ फर्क कितना आ रहा है, यहाँ पर अभी फाइनल डिविडेंड या इस किस्म की कोई ऐसी बात ऐसा नहीं आ रही, मतलब खुद कैलकुलेट करके बता रहा है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अब हमारा सारा फोकस है एग्जाम्पल नंबर 13 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 13 को एक लम्हे के लिए आप लोग पढ़ें, सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 13 को आपने रीड करना है। Retained earning column extracted from the draft statement of changes in equity of Zahidi Limited for the year ended 31st December 2020 is as follows। अब यहाँ पर जो हमें बैलेंस बताया गया है ना, वो बैलेंस आ जाए 31 दिसंबर 2018। देखिए 2020 का कंपैरेटिव क्या बनेगा, 2019 का ओपनिंग, तो 2018 का क्लोजिंग होगा। तो उसने मुझे वो बैलेंस बताया। फिर उसने मुझे बताया कि भाई फाइनल जो कैश डिविडेंड 2018 का था वो 15 है, फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2018 वो हमारे पास 15 का है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास 68 की है। क्लोजिंग बैलेंस 2019 का उसने बता दिया हमें। फिर हमसे कहता है कि 2020 कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये आ जाती है
बैलेंस एज है 31 दिसंबर 2020 वो हमारे पास 486 आ जाता है। फिर इसमें वैल्यूज में क्या बताएं एडिशनल इंफॉर्मेशन, कहते हैं 1 जनवरी 2018 को ZL had acquired a building at a cost of rupees 200 million and had rented it out on the same day। इस बात से कुछ पता चला, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शामिल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शामिल, और पता नहीं क्या कुछ शामिल हो सकता है इस एक स्टैंडर्ड के अंदर, IS 8 के अंदर। लेकिन आपको याद है कि IS 8 ने कहा था कि अगर आप लोगों को आपका रेलिवेंट स्टैंडर्ड गाइड कर रहा है तो आपने मेरी बात नहीं माननी, तो फिर रेलिवेंट स्टैंडर्ड की बात माननी है। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपने प्रेफरेंस IS 40 को देना है। IS 40 ने जब आपको गाइड कर दिया तो आपको IS 8 की तरफ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ऐसा इशू जो IS 40 ने आपको नहीं बताया और आपके साथ वो हुआ तो IS 8 से पूछो कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो। इसी तरह से अगर कोई चीज आपको बोरिंग कॉस्ट ने बता दिया IS 23 ने, आपको PPE ने बता दिया IS 16 ने, तो आपको उस हवाले से IS 8 से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पर इंफॉर्मेशन ना हो तो IS 8 उनके ऊपर अप्लाई करो, अदरवाइज नहीं करनी। ऑलराइट, अच्छा, रेंट इट आउट ऑन द सेम डे फॉर 3 years ऑन 31 दिसंबर 2020। तो कितने साल गुजर गए, 18 कंप्लीट, 19 कंप्लीट, 2020 कंप्लीट, 3 साल पूरे हो गए। The tenant vacated the building and CL decided to transfer its head office to, मतलब ये ट्रांसफर ना हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। फिर the finance manager was considering the reporting implication of change in the use of the building. He came to know that the building has erroneously been reported as property, plant and equipment since investment property होना चाहिए था, और उससे पता चला है कि हमने तो इसको स्टार्ट से ही PPE बना रखा है, ये मिस्टेक हो गई उनसे। अब क्या हुआ, and was being depreciated on straight line basis over 20 years। तो मतलब 10 million each year हम उसको depreciate करते रहे। The fair value of the building was increased by in since acquisition, और हमने अभी तक ये नहीं बताया उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा मॉडल है। अब देखें क्या कहता है, ZL follows cost model for property, plant and equipment and fair value model for investment property। अच्छा बेटा, यहां पर सबसे पहली चीज ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 2008 का फाइनल डिविडेंड हमेशा 2019 की रिटेन अर्निंग में आता है। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास डिविडेंड की 2 टाइप्स आ रही हैं, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अगर इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम से मुराद होता है हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर आप डिविडेंड दे दो, मतलब अपने अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उनको बेस बनाकर आपने डिविडेंड दे दिया। तो इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल की रिटेन अर्निंग्स में आता है। ऑलराइट, जबकि फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उससे अगले साल जाके रिकॉर्ड। 2018 का फाइनल डिविडेंड 2019 में रिकॉर्ड होगा, 2019 का फाइनल डिविडेंड 2020 में रिकॉर्ड होगा। जबकि अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है तो जिस साल के हैं उसी साल में रिकॉर्ड होंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें बेटा, उसने इधर आपको बताया कि भाई ये 2018 का मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू है 351 रिटेन अर्निंग की क्लोजिंग वैल्यू। अब हुआ क्या, कहते हैं फाइनल कैश डिविडेंड। अब ये डिविडेंड भी हमारे पास 2 तरह के हैं, कैश डिविडेंड एंड बोनस डिविडेंड। कैश डिविडेंड एंड बोनस, ये इंटरिम भी हो सकते हैं और ये फाइनल भी हो सकते हैं। अभी के लिए आपको कैश डिविडेंड उसने बताया, मतलब आप इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड पे कर रहे हैं और ये फाइनल है। लेकिन कौन से ईयर के लिए है, 2018 का फाइनल कैश डिविडेंड 2019 की रिटेन अर्निंग में आएगा। तो बेसिकली 2019 की रिटेन अर्निंग का स्टार्ट 2018 की रिटेन अर्निंग के बैलेंस से होगा।
ये बेसिकली 2019 का ओपनिंग है, 2018 का क्लोजिंग 2019 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। फिर इनमें से हमने लेस कर दिया फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2018। ये बात बिल्कुल हम लोगों ने सही की है, मतलब ये नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि 2018 का फाइनल डिविडेंड 2019 को चार्ज कर रही है, ये बात बिल्कुल सही। फिर 2019 का प्रॉफिट हम लोगों ने यहां पे लिखा, तो 2019 का क्लोजिंग हमारे पास आ गया। ये बात समझ आ गई है सब बच्चों को। फिर जब 2019 का क्लोजिंग आया तो बेसिकली 2020 का तो ये ओपनिंग बन जाएगा ना, और 2020 का हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट यहां पे रख लिया है, और 2020 में हम लोगों ने 19 का फाइनल डिविडेंड नहीं लेकर आए। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने कुछ बताया? तो मतलब हमने डिविडेंड के लिए पढ़ा हुआ है कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस ना करें आप लोगों ने नहीं देना, वो डिक्लेयर करेंगे तो हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। तो मीन्स उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इस मरतबा उन्होंने डिविडेंड देना मुनासिब नहीं समझा 2019 का, तो जरूरत नहीं है आपको रिकॉर्ड करने की, और उसने अपनी तरफ से क्लोजिंग बैलेंस आपको रिटेन अर्निंग का फाइंड करके दे दिया। हमने यही रिटेन अर्निंग्स का कॉलम ही बनाकर देना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इनके इफेक्ट्स को लेकर जाएंगे, और इनको बेस बनाकर हम लोगों ने आगे रिटेन अर्निंग्स को कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं कि इनका इफेक्ट। सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब देखें मेरे पास ईयर आ रहा है 2020, ये वर्किंग में आप लोगों ने जाके करना है 20, 19, 18। यहां पर आप लोग अपने पास प्रॉफिट्स लिख लो, मैं प्रॉफिट्स को रिस्टेट कर देता हूं। अपने पास प्रॉफिट्स लिख लो। 20 का प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है ये देखो, यहां से पता चल गया 82। 19 का प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है 68। 18 का प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है, लेकिन बेटा 18 का प्रॉफिट इसमें तो शामिल होगा ना, जो प्रॉफिट में चेंज होगा वही मैं उसकी रिटेन अर्निंग में चेंज कर दूंगा। क्या एडजस्ट हो नहीं जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब एडजस्टमेंट्स में आओ। उसने कहा यार 1 जनवरी 2018 को हमने एक बिल्डिंग परचेज की थी 200 मिलियन की, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी 3 साल के लिए। उसके बाद हम लोगों ने उसको आके बनाया अपना पीपीई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, और उसकी फेयर वैल्यू हर साल 10% से इंक्रीज हो रही है। जबकि हमने क्या किया, हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखना चाहिए था, हमने उसको पीपीई बना दिया। जब पीपीई बनाया तो उसने कहा कि 20 इयर्स मैंने इसकी लाइफ ली, स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक इसको डेप्रिशिएट किया। हमने कहा ये तुमने गलत कर दिया। क्यों? पहली बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, तुमने इसको पीपी बनाया। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने डेप्रिशिएट होना ही नहीं था, तुमने डेप्रिशिएट कर दिया। तो जितनी अमाउंट से उसने डेप्रिशिएट किया हम उसको ऐड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 18 में 10 ऐड हो जाएगा, 19 में 10 ऐड हो जाएगा, और 2020 में भी 10 ऐड हो जाएगा। क्या आपको यह बात क्लियर हो गई है? यहां तक किसी को कोई इशू? अब हमने उसकी डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो पीपी से हमने उसको निकाल दिया। अब बात आ जाती है कि भाई फिर उसने बुला लिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने, उसने कहा वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझ पे जो 10% का इंक्रीज आ रहा है फेयर वैल्यू का, तो हमने पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने बताया था कि फेयर वैल्यू के ऊपर अगर कोई गेन आता है या लॉस आता है तो उसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चार्ज करो, ऐसा है ना। तो 2018 में 10% का गेन आया होगा, 10% का गेन कितना बनता होगा, 200 का 10% 20 ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमने ऐड नहीं किया हुआ, तो ये फेयर वैल्यू गेन ये ऐड हो जाएगा। फिर 220 का 10% 22, ऑलराइट, तो ये वैल्यू हो गई होगी हमारे पास 242। 242 का 10% 24.2, मतलब आप 20
20 के ऊपर 1.1 मल्टीप्लाई कर दो, 10% इंक्रीज, तो 22 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 24.2। ऑल राइट, सबको क्लियर हो गई ये बात। अब ये चेंज आ गया आपके पास इसकी वजह से। क्या फर्स्ट एडजस्टमेंट सब बच्चों को क्लियर है? पर जैसे ही आप इतना करोगे यार आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखो, क्या किसी किस्म की कोई बात जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी हो? बस यही कुछ था इस क्वेश्चन में, क्या इसके अलावा और कुछ है? अच्छा अब देखें, अब मुझे क्या पता चला कि यार 18 का प्रॉफिट 30 से इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर अगर बात करूं 19 का प्रॉफिट 32 से इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे अगर बात करूं तो 20 का प्रॉफिट हमारे पास 34.2 से इंक्रीज कर जाएगा। ऑल राइट, अगर 19 और 20 के रीस्टेटेड प्रॉफिट्स की बात करूं तो अब इसका प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 100। 68 पहले था, 32 से इंक्रीज हुआ, 19 का रीस्टेटेड प्रॉफिट 100, इसका रीस्टेटेड प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 1.6। अब अगर रिटेन अर्निंग्स की बात करूं, सबसे पहले भाई 351 ने एडजस्ट हो जाना है। 351 ने क्या एडजस्ट होना है? इसमें ऐड कर दो 30, तो इसका रीस्टेटेड हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी बन जाएगी? 381। ऑल राइट, इसमें आपने किसी किस्म का कोई चेंज नहीं लेकर आना। या तो मुझे बेसिस बताता ना कि मैंने फाइनल का 10%, मैंने प्रॉफिट्स का 10% लिया है, तो लाजमी बात है फिर ये अमाउंट गलत थी, फिर इसको ठीक करना पड़ता, फिर 3 मजीद ऐड हो जाता, फिर 30 का भी 10% लेते, 3 मजीद ऐड होकर फिर 18 लेस करते। लेकिन हमने अब यहां पर उसने अगर परसेंटेज वगैरह नहीं बताई, इट मींस दैट 15 है, 15 ही चार्ज करेंगे। लेकिन 19 का प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करेंगे हम? 68 नहीं, 100। और ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी? 466। और 466 प्लस 116.2 582. ये रिटेन अर्निंग आपके पास बन गई। ये देखो, ये 351, 30 ऐड हुआ, 381, सेम 15, ये 100 आ गया, ये क्लोजिंग 19 का, इसमें प्रॉफिट 116, इसने मतलब हम लोगों ने 0.2 लिख लिया था, उसने राउंड ऑफ कर लिया इसको, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ऑल राइट, यही काम आपने करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जाके सॉल्यूशन देखो, और बिलीव मी जैसे ही आप ऐसा करोगे ना, आपके दिल में ना खुशी का एहसास पैदा होगा, यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आपने इसी कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है कि ये कॉन्फिडेंस आपके साथ साथ चलता रहे, कि आप लोग एडजस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ एक प्रॉपर मेथड के मुताबिक। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, इसने वर्किंग इस तरह से कर दी, लेकिन हमारी भी तो सारी वर्किंग ऐसी ही थी, कैसे नहीं कर रहे थे हम लोग। साथ में हमें फर्स्ट कहा गया था कि भैया आप लोगों ने नोट बनाना है करेक्शन ऑफ एरर्स का, तो देखें हम उसे बता रहे हैं, इट वाज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर दैट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज erroneously reported as property plant and equipment since acquisition। क्या ये बात क्वेश्चन से नहीं उठाई उसने? बस यही बात आपने लिख देनी है कि बेसिकली एरर हुआ क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट। जो एरर वो आपको बता रही है वही आपने नीचे आके कॉपी पेस्ट कर देनी है, वही स्टेटमेंट। फिर आपने उसे बताना है कि 1 जनवरी 2018 से ये ऐसा हुआ, एरर हैज बीन करेक्टेड बाय, ये बात थी जो आपने बतानी थी, जिसके आपको मार्क्स मिलने थे, कि भाई ये हमसे एरर हो गया था। एरर का इफेक्ट हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है, और ऑफ प्योर ईयर्स अमाउंट व्हिच हैज बीन समराइज्ड एज फॉलोज। अब उसने ये 2018 के लिए बता दिया, भाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे 220 2018 में, 2019 में 242,
यहाँ पर डिक्रीज इन प्लांट, ये हमारे पास 190 180, वो जो वैल्यू में डेप्रिसिएशन करता था 200, 10 से डेप्रिशिएट किया 190, फिर 10 से डेप्रिशिएट किया 180, तो वो वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स में इंक्रीज और डिक्रीज फिर बताना है आप लोगों ने कि भाई रिटेन अर्निंग में 30 का इंक्रीज है, 2019 में 62 का इंक्रीज है। ये देखो यहां से पता चल जाएगा कि आपके रिटेन अर्निंग्स में कितने कितने की वैल्यूज का इंक्रीज आ रहा है। तो यहां से आपने यहाँ पे गए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, आपसे बताओ कि डेप्रिसिएशन का रिवर्सल किया हम लोगों ने 10 का, 22 का हम लोगों ने गेन रिकॉर्ड किया, फेयर वैल्यू गेन, और प्रॉफिट में जो इंक्रीज आ गया वो 32 का आ गया। ऑलराइट, एनी इशू? अच्छा बेटा, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है, और उनमें आपके पास आ रही हैं जो एग्जांपल, आपने जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है ये तो अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करके आना है। साथ में आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 15 इसको करना है, और बाकी एग्जांपल जो अभी मैंने स्किप की है आप लोगों ने उसको ट्राई करनी है, मतलब समझने की कोशिश करनी है। बाकी सब में ना थोड़ा सा चेंजेस इन इक्विटी से रेलिवेंट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह गिवन हैं, तो हमारे जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं वो इनको सॉल्व करेंगे। ओके, और फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट भी सॉल्व करेंगे क्योंकि आज ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, हो गई बात? तो आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 और ये 14 भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है, 14, 15, 16। और कोशिश करें कि जितना हो सके इस टॉपिक को कल कंप्लीट कर लें, कल हमारा इस टॉपिक से रेलेवेंट लास्ट लेक्चर हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।